arrived. On behalf of the delegates and the organizing committee, I welcome him. On behalf of the organizing committee, Biofuel Cell, Bharatiya Janata Party, I welcome the delegates who have come from. होकर ये कार्यक्रम करने में रुचि बताई है। ऐसे इस विषय के तज्ञ और इस सेल के प्रमुख आदरणीय अन्ना साहब पाटिल, आदरणीय रामकृष्णन जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री जो कृषि क्षेत्र में काम करते थे, भी करते हैं, सतपाल मलिक जी, श्री धनखड़ जी, दिल्ली के हमारे अध्यक्ष विजेंद्र जी, इस सभी सेल्स के तरफ मार्गदर्शक के रूप में सहयोग करने वाले श्री महेंद्र पांडे जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, ये विषय जो आज इसकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं वो देश के भविष्य के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ऐसा विषय है। हमारे देश में बड़े प्रमाण पर क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, जिसके कारण देश से करीब 2,40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हमारा इंडियन मनी हम लोग देश के बाहर ऑयल इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। स्वाभाविक रूप से इसकी कीमत भी कभी कभी बढ़ते जाती है और एक बार ऑयल प्राइसेस अगर बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से हमारे देश में इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ती है और सब जगह पर वो कॉस्ट बढ़ने के कारण आम चीज़ों के भाव भी बढ़ते हैं। अनेक सालों से इस विषय से हमारी इकोनॉमी के सामने गंभीर संकट हर समय रहता है और ऑयल प्राइसेस और ऑयल इंपोर्ट ये हमको करना ही पड़ता है, इसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब ये सोच निर्माण हुई कि क्या हम कोई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट खड़ा कर सकते हैं, क्या इसमें कुछ मार्ग ढूंढ सकते हैं, और इसका विचार जब चल रहा था तब मैं विशेष रूप से अटल बिहारी वाजपेयी जी को, अडवाणी जी को, राम नाईक जी को और उस समय के मंत्री अन्ना साहब पाटिल जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उस समय बायोफ्यूल के सेक्टर के लिए विशेष रूप से गंभीर अध्ययन किया, चिंतन किया और राम नाईक जी के अध्यक्षता में एक डेलीगेशन ब्राज़ील और यूएसए भेजा गया। उस डेलीगेशन में अन्ना साहब पाटिल भी थे, मैं भी था और देश के काफ़ी लोग थे। हम ब्राज़ील में जब हमने ये इन सब बातों को देखा, फिर हम यूएसए में गए और उसके बाद देश में वापस आए। तब एक बात मन में थी कि ब्राज़ील अगर ये कर सकता है तो हिंदुस्तान क्यों नहीं कर सकता, और ये हो सकता है इस बात की पॉजिटिव अप्रोच में, पॉजिटिव विश्वास के साथ एनडीए के सरकार ने कुछ निर्णय किए और जिसमें इथेनॉल को इनकरेज करने की भूमिका ली। हम भी बड़े उस समय इस सब विचारों से प्रेरित हुए और उस समय एक शुगर फैक्ट्री की शुरुआत मैंने की और उस शुगर फैक्ट्री के पीछे भावना ये थी कि हम इथेनॉल तैयार करेंगे। पहली बार एक बड़ा प्रोजेक्ट हमने शुरू किया कि मेन प्रोडक्ट पावर, बाय प्रोडक्ट शुगर, इथेनॉल एंड बायो फर्टिलाइजर। करीब 25 मेगावाट पावर का प्रोजेक्ट और इथेनॉल का प्रोजेक्ट खड़ा किया किसानों की कोऑपरेशन से और करीब 13,000 किसान उसके मेंबर बने और 150 करोड़ का एक पहला प्रोजेक्ट हमने शुरू किया। हम ये सपना देख रहे थे कि भाई इसमें से ग्रीन फ्यूल आएगी, सरकार पेट्रोल डीजल में लेंगी, तब 15%, 20%, 22% तक बात चल रही थी। पर जब प्रोजेक्ट खड़ा हुआ तो इथेनॉल का एक बूंद भी खरीदी नहीं किया गया। हालत तो खराब हो गई, हमारे अकाउंट एनपीए बन गए और हम इतने ये हो गए कि अनेक महाराष्ट्र में अनेक लोगों ने करीब 4,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई, जिनने इथेनॉल के प्रोजेक्ट लाए, उनको कोई इथेनॉल का ऑर्डर मिला नहीं। तो मुझे पता नहीं कि ये कॉन्फ्रेंस की जैसी घोषणा हुई तो पहली बार इथेनॉल का ऑर्डर मिले हैं और मुझे भी 65 लाख लीटर्स का ऑर्डर मिला और अब पहली बार इथेनॉल
बार बार प्रधानमंत्री से लेकर फाइनेंस मिनिस्टर तक सब कहते रहे, पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। अब ये इथेनॉल क्यों लेना चाहिए और इसका कारण क्या है, इसके ऊपर देश में मैं मीडिया के बंधुओं को विशेष रूप से प्रार्थना करूंगा कि इस विषय को समझे और इसको प्रोमिनेंस दे। आज एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत बहुत खराब है। 10 लाख से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें आज प्लानिंग कमीशन में जो 3 रिपोर्ट मिले हैं, सक्सेना कमेटी, तेंदुलकर कमेटी और अर्जुन सेनगुप्ता कमेटी, उनके रिपोर्ट्स में उन्होंने कहा है कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन इन द कंट्री जिनका डेली इनकम 50 रुपये प्रतिदिन से कम है, और 50% आबादी ऐसी है कि जिनका इनकम 20 रुपये प्रतिदिन से कम है। ये सब आबादी ग्रामीण और कृषि क्षेत्र की है। मैं जिस एरिया से आता हूँ वहाँ किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आत्महत्या बढ़ रही है। इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ कॉटन ग्रोअर्स ज़्यादा प्रमाण में थे और कॉटन प्राइस मैकेनिज्म उस समय फंस गया। किसानों ने कर्जे लिए और किसानों की हालत है कि कर्जे नहीं दे सके और वो आत्महत्या करने लगे। 16 घंटे का लोड शेडिंग शुरू है। इरिगेशन को प्रायोरिटी देश में नहीं है, इरिगेशन स्टेट सब्जेक्ट है। पता नहीं 47 के बाद आज तक हमारे सरकार में ये ध्यान में नहीं आया कि इरिगेशन ये देश की प्राथमिकता होनी चाहिए, और इसलिए हमने बार बार कहा कि इरिगेशन को आप कॉन्करेंट लिस्ट में लीजिए, ताकि इरिगेशन को अगर फैसिलिटी मिलेगी तो किसान बचेगा। पर दुर्भाग्यवश जो पॉलिसी बनती रही उसका परिणाम ये हुआ कि गरीब और गरीब होते गया और अमीर अमीर होते गया, और उसका रिपोर्ट आज गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स में मिलता है। दुनिया के लिस्ट में कुछ धनवान लोगों के नाम, भारतीयों के नाम हमको दिखने के लिए मिले, तो रूरल और एग्रीकल्चर इकोनॉमी लगभग समाप्त होने के कगार पर खड़ी है। आज किसानों के युवा बेरोजगार हैं, गांव की परिस्थितियां बहुत गंभीर हैं। किसानों का माल कभी ऐसा होता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में आगरा हो या बंगाल में ऐसे कुछ जिले हो जहां रास्ते पर आलू लोगों ने फेंक दिया, ऐसी हालत है। और ये परिस्थिति जो है, इसका जिस गंभीरता से देश में विचार होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। ये बहुत सीरियसली विचार था कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। और मैं तो अनुभव के साथ कह सकता हूँ कि 2-3 साल में अभी मेरी 1 के 3 शुगर फैक्ट्री हुई, और मैं आज करीब 17 करोड़ रुपए महीने की बिजली तैयार करता हूँ बायोमास से, और इकोनॉमिक्स पावर में अच्छा है। और धीरे धीरे अब शुगर केन का भी, जहाँ हमारे यहाँ कभी होता नहीं था, इस साल 40,000 एकड़ गन्ना लगा और 3 फैक्ट्री हो गई, और इथेनॉल का 1,20,000 लीटर पर डे हमारा उत्पादन है। पर सरकार की नीतियाँ ऐसी रही कि इथेनॉल खरीदी नहीं किया गया। दुर्भाग्यवश हमको ये नहीं बनाना पड़ा, और ये नहीं बनाकर बेचने की नौबत आई क्योंकि अकाउंट्स एनपी हुए थे। आज तो स्थिति अच्छी है, पर आज इस देश में किसानों की हालत क्या सुधारी जा सकती है? मुझे लगता है ये एक सेक्टर है जिसमें 10,000 करोड़ भी अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में जाएंगे तो कम से कम 10 लाख युवकों को रोजगार मिलेगा। ये तो बहुत बड़ी बात है कि अगर हम इस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो मेरा विश्वास है कि इस सेक्टर में डायरेक्ट इनडायरेक्टली 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता है। इतनी ताकत इस बायोफ्यूल सेक्टर में है। ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, पर दुर्भाग्यवश इसके तरफ गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। इस साल की स्थिति ऐसी है कि शुगर केन का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है, मोलाइसेस काफ़ी होने वाला है। स्वाभाविक रूप से हमारे महाराष्ट्र में भी बहुत शुगर केन लगा हुआ है, इतना क्रशिंग करना भी मुश्किल जाएगा, ऐसी स्थिति है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पहली बात है कि ये 5% जो इथेनॉल की बात है, ये ब्राज़ील में 22.5% तक इथेनॉल का उन्होंने प्रयोग किया है, यशस्वी रूप से किया है। और मुझे लगता है कि सरकार ने इसके बारे में निर्णय करके इसको प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि इससे ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट होने के कारण सरकार ने अगर ये 22% तक लेके गए तो कम से कम 25,000 करोड़ से ज़्यादा हमारा फॉरेन एक्सचेंज बच जाएगा। और इतना पैसा अगर रूरल एग्रीकल्चर इकोनॉमी में जाएगा तो वहाँ का जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल उतने प्रमाण में बढ़ेगा।
अभी तो रामकृष्णन जी ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने कहा, मैं इनको पूछ रहा था कि आपने इथेनॉल जो है 100% इथेनॉल पर चलाकर बस चलाई क्या? इसमें बड़े प्रॉब्लम्स हैं। जो आप चला रहे हैं वो पंप मैंने भी खोला हुआ है उसी कंपनी के साथ, वो सत्यजीत देशमुख बैठे हैं यहाँ, और मैं मिनिस्टर को भी मिलकर आया कि हमने वो जो 7% इथेनॉल मिक्स करके डीजल का पंप तैयार किया, वो एक एडिटिव ऐड करता है, वो भी है, पंप मेरा तैयार है। पर अब एक्सप्लोजिव वाले बोलते हैं इसके नाम्स नहीं है, इसलिए आपको टैंक बनाने के लिए हम लाइसेंस नहीं देंगे। गवर्नमेंट कहती है इसके बारे में कोई अभी तक इसके नीति निर्धारण नहीं हुई, हम परमिशन नहीं दे सकते। और आपका तो चल रहा है, पर जो नए लोग इसको करना चाहते हैं उनको परमिशन ही नहीं मिली, हम लटक के वैसे ही बैठे हैं। यानी जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट है, जो प्रूवन टेक्नोलॉजी है, जो आपके यहाँ अपने सक्सेसफुली 2200 बसेस पर प्रयोग किया हुआ है, वो देश में शुरू करने में अड़चन क्या है? क्योंकि किसानों की लॉबी जो है वो असंगठित है और इसके कारण इसका आवाज़ नहीं उठ सकता। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये इथेनॉल ब्लेंडेड डीजल एंड पेट्रोल, इसके बारे में सरकार में कोई अच्छी लॉबी किसानों के निर्माण किए बिना ये काम नहीं होगा। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से ये इथेनॉल के बारे में सरकार कोई परमानेंट प्राइस मैकेनिज्म तैयार करे और उसके साथ इथेनॉल, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इथेनॉल के बारे में देश में जागरूकता निर्माण करना और उसके साथ पार्लियामेंट में एक अच्छी लॉबी तैयार करना, जिसके लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए ये सेल निश्चित रूप से काम करेगा। आज आप सब लोग जो बातें निश्चित करेंगे, मैं आपको विश्वास देता हूं कि हमारे दोनों लीडर ऑफ ओपोजिशन, उनसे बात करके ये दोनों विषय हम उनको मिलकर पार्लियामेंट में रेज करेंगे और निश्चित रूप से इसको न्याय मिलेगा, इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। इतना वचन मैं आप सबको देना चाहता हूँ। इसके साथ जो और एक महत्वपूर्ण बात है, जो शुगर बीट की बात यहाँ आई, मैं भी ऑस्ट्रिया में गया था, यूक्रेन, रशिया, सब जगह गया और मैं पुराना प्लान देख रहा था कि कोई बीट में 18% शुगर परसेंटेज, और बीट 120 दिन में आता है। हमारे यहाँ गन्ने के लिए अब 13 और 14 महीने लगते हैं, यूपी में गन्ना 9 महीने में होता है। और हमारे यहाँ जो गन्ना बीट 265 जात का आया हुआ है, उसका पर एकड़ उत्पादन 100 टन तक गया हुआ है और उसमें शुगर परसेंटेज 2% कम है। वो बायोमास के लिए अच्छा है। पर मुझे लगता है कि ये जो शुगर बीट है जो 120 दिन में आता है, ये विशेष रूप से हमारे देश में शुगर बीट नहीं होता, ऐसी सबकी कल्पना थी। हमने खुद हमारे यहाँ नागपुर, वर्धा, 2 जिलों में प्रयोग किया सिंजेंटा के साथ और शुगर बीट लगाया और शुगर बीट अच्छा आया। शुगर बीट 120 दिन में आ सकता है। बाद में प्राज वालों के साथ हमने स्वीट सोरगम भी लगाया था। स्वीट सोरगम का टाटा ने एक प्लांट नांदेड़ में, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र में डाला हुआ है। स्वीट सोरगम से भी रेक्टिफाइड स्पिरिट तैयार हो सकता है और रेक्टिफाइड स्पिरिट से इथेनॉल तैयार हो सकता है। अभी तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि शुगर के जूस में हम लोग सेकेंडरी जूस अगर निकालते हैं, प्राइमरी जूस में शुगर परसेंटेज ज़्यादा है, उससे शुगर बनाएंगे, और सेकेंडरी जूस को अगर आरएस बनाएंगे और आरएस से इथेनॉल बनाएंगे तो भी पॉसिबल है। उससे इकोनॉमिक्स ज़्यादा अच्छा है। ये भी टेक्नोलॉजी, मेरे यहाँ इसका प्लान भी है कि मैं डायरेक्ट आरएस से शुगर के जूस से इथेनॉल बना सकता हूँ। आवश्यकता है, इस बात को सरकार प्राधान्य नहीं देती और इसके कारण ये शुगर बीट के बारे में जो 120 दिन में शुगर बीट आता है, ये जो किसान यहाँ बैठे हुए हैं, हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, इसमें भी अगर ये शुगर बीट का अगर हम करते हैं और अगर एक 25 टन से 30 टन अगर शुगर बीट 1 एकड़ में होता है और उसको अगर एक कम से कम समझ लीजिए कि आज एक 1,500 तक 1600 तक भाव मिलता है, आज की स्थिति में इथेनॉल के रेट पर वो डिपेंड होगा, तो 1 एकड़ में शुगर बीट में 6-7 हज़ार रुपये का खर्चा छोड़ दिया जाए तो 18% शुगर परसेंटेज होने के कारण उसमें इथेनॉल आरएस परसेंटेज में ज़्यादा तैयार होगा और उसके कारण भी बड़े प्रमाण पर इथेनॉल देश में तैयार हो सकता है। और जहाँ इरिगेशन है, जहाँ गन्ना लग सकता है, वहाँ तो संभव है, पर जहाँ नहीं है वहाँ हम शुगर बीट से भी इथेनॉल तैयार कर सकते हैं। पर शुगर बीट का प्रॉब्लम यह है कि जैसे यूएसए में पूरी शुगर कॉर्न से होती है
तो यूरोपियन कंट्रीज में शुगर जो है वो बीट से होती है, और प्रॉब्लम ये है कि वो 10,000 टन के पर डे 10,000 टन की कैपेसिटी के प्लांट है। बहुत लोगों हमारे एकदम इतने बड़े प्लांट चल नहीं सकते, उसका डिफ्यूज़र, स्लाइसर, जूसर, ये जो है इसको लिए टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, वो मिल नहीं रही है। और पुराना प्लांट इतने बड़े कैपेसिटी का चलाना मुश्किल है। मैं भी ऑस्ट्रिया में भी गया था, जर्मनी में गया था, फ्रांस गया था, सब जगह मैं ढूंढ रहा था कि ये प्लांट कहीं मिलता है क्या। मैं रशिया में गया था, मैंने सुना यूक्रेन में प्लांट है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आज शुगर बीट इस देश में लाने के लिए सबसे अच्छा समय है, और ये शुगर बीट के कारण जो कुएं के ऊपर इरिगेशन करते हैं उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और इससे भी बड़े प्रमाण पर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर होगा। ये जो झूठा प्रचार किया जाता है कि आप ये एनर्जी और पावर सेक्टर को, एग्रीकल्चर को ले जाएंगे तो फूड ग्रेन कहाँ से आएगा, ये गलत बात है। हमारे देश में इतने बड़े प्रमाण पर पोटेंशियल है कि हम बड़े प्रमाण पर इसका भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, और किसान इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। आज स्थिति ऐसी है कि देश में जितना फूड ग्रेन प्रोडक्शन है उसमें से केवल 1/3 फूड ग्रेन प्रोडक्शन गोडाउन में रखने के लिए गोडाउन्स है। आज हरियाणा और पंजाब में मैदान पर गेहूं पड़ा है, सड़ रहा है। इस देश में 58,000 करोड़ रुपए का अनाज हर साल सड़ता है, ये हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने बताया। अब ऐसे स्थिति में इस देश में हम निश्चित रूप से गोडाउन कैपेसिटी तैयार करें, फूड ग्रेन का भी प्रोडक्शन बढ़ा है, पर क्या इसके साथ किसानों के लिए इसके साथ अलग अलग ऑप्शन अगर तैयार करेंगे तो किसान जिंदा रहेगा। और इसलिए इथेनॉल जो है ये और एग्रीकल्चर वेस्ट से भी तैयार हो सकता है, इथेनॉल कॉर्न से भी हो सकता है। इथेनॉल अगर हम करना चाहेंगे तो उसके अलग अलग रिसर्च चालू है, जिसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी। और इसके लिए मुझे लगता है कि इथेनॉल पर सबसे बड़ी बात अगर कोई होगी तो ये मिक्सिंग वाली बात जब आती है तो कानून बड़े कड़क है। गवर्नमेंट में कोई भी इसमें मिक्सिंग कर रहा है तो उसमें ऑयल कंपनीज और उसके कानून से कोई कर ही नहीं सकता। पर 100% इथेनॉल अगर फ्यूल होगी तो कानून नहीं लगते। जैसे आज मेरे 1,20,000 लीटर इथेनॉल की अगर कैपेसिटी और आपने एक बस सक्सेसफुली तैयार हो गई तो मैं अपना इथेनॉल का पंप लगाकर कितने लोगों को इथेनॉल बेचूं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इथेनॉल को जब ब्लेंडिंग करना है पेट्रोल और डीजल के साथ, इतने सख्त कानून और नियम है कि कोई कर ही नहीं सकता, और सरकार इसको अनुमति नहीं देती। और इसलिए मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बात अगर कोई होगी कि इथेनॉल बेस्ड अगर इंजन हम तैयार कर सके तो वो सबसे अच्छी बात होगी, जहाँ किसानों के ट्रैक्टर, जीप्स, गाड़ियाँ डायरेक्ट इथेनॉल पर चलेगी। तो यहाँ ये इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के पास जाने की जरूरत ही क्या है। किसान अपना पंप लगाएगा, इथेनॉल का भरेगा, और वो अगर 50-55 लीटर देंगे, हम 30 रुपये लीटर देंगे, सस्ता देंगे। जरूरत क्या है वहाँ जाने की। दिस इज पॉसिबल, ये हो सकता है। और इसलिए ब्लेंडिंग करते समय ब्लेंडिंग भी करना चाहिए, पर उसकी जो प्रैक्टिकल अड़चन है, जो सरकारी लेवल पर इतने डिपार्टमेंट आके बैठ जाते हैं कि करने नहीं देते और वो अनुमति नहीं मिलती। इसके कारण अगर इथेनॉल बेस्ड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अगर होती है तो बहुत अच्छा होगा। मैं आनंद महिंद्रा जी को मिला, रतन टाटा को मिला, और मैंने उनको कहा कि आप देशभक्त हो तो ये काम करिए कि इथेनॉल बेस्ड इंजन तैयार करिए। आज हमारे यहाँ 16 घंटे लोड शेडिंग है, वो डीजल इंजन यूज करते हैं। अगर वो डीजल इंजन के बजाय इथेनॉल बेस्ड इंजन सेट अगर तैयार होता है तो आज पानी उठाने के लिए नहर से या तालाब से इसका उपयोग हो सकता है। किसान अपना फ्यूल तैयार करेगा, अपना इंजन चलाएगा। जरूरत क्या है इन सब बातों की। हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी को मजबूत करना चाहते हैं, किसानों को मजबूत करना चाहते हैं, किसानों के युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं, तो फिर हम उसको प्रायोरिटी क्यों ना दें। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये इथेनॉल वाली बातों का भी इस कॉन्फ्रेंस में आप गंभीरता से विचार करिए। जो इम्पोर्टेंट बात जिसकी चर्चा रामकृष्णन साहब ने की, और बहुत अच्छी बात है, मैं कर्नाटक की सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, उनका अभिनंदन करूंगा कि इस बायोडीजल के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। कोऑपरेटिव्स खोली है, रिसर्च सेंटर खोले हैं, वेस्टलैंड पर लगाया। अभी वेस्टलैंड का विषय, अब वेस्टलैंड पर कुछ होता नहीं। मैं परसों 4 दिन पहले नेपाल के बॉर्डर के बाजू से सीतामढ़ी जिले में हेलीकॉप्टर से आ रहा था। वेस्टलैंड ही वेस्टलैंड है,
कल्टीवेट हुई लैंड कम दिखती है, हेलीकॉप्टर से घूमने का खूब मौका मुझे मिलता है, मैं देखते रहता हूँ नीचे। तो 70% वेस्ट लैंड दिखती, 30% ग्रीन लैंड दिखती। अब ये वेस्ट लैंड का कोई उपयोग नहीं है। इस वेस्ट लैंड का उपयोग अगर हम रतन जोत, मोह, साल, करण, जट्रोफा इसके लिए करेंगे तो इससे तो कितना अच्छा फ्यूल तैयार होगा। हमारे यहाँ तो इसके तेल पर लोगों ने इंजन चलाए, और आपने जो कहा तेल निकालने के छोटे छोटे मशीन्स तैयार किए, एक्सप्लोरर तैयार किए, वो भी अच्छी बात है। आज ट्राइबल सेक्टर में जहाँ गढ़चिरौली जिला है, नक्सलाइट एरिया है, वहाँ मैंने सरकार से अनुमति ली और मोह के जो फूल रहते हैं उसकी टोल निकलती है और उससे हमने डीजल तैयार किया। मेरे यहाँ भी एक बायोडीजल का प्लांट है 3000 लीटर का। अब वो टोल जो है वो उसको आदिवासी ट्राइबल कारपोरेशन जो है वो 4.5 रुपये रेट देती है। मैंने उनको कहा मैं 7 रुपये देता हूँ भाव, 8 रुपये देता हूँ। बोले आप नहीं खरीद सकते। फिर मैंने स्पेशल परमिशन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से लाई और मैंने कहा जितना ट्राइबल कारपोरेशन देगी उससे 2 रुपये ज़्यादा दूंगा। अब वो ट्राइबल सेक्टर में केवल ये नॉन एडिबल ऑयल सीड कलेक्ट करने से जंगलों में रहने वाले ट्राइबल सेक्टर के लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है, लाखों लोगों को। वहाँ मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, लाखों बच्चे मेल न्यूट्रिशन के कारण मर जाते हैं, प्रोटीन्स उनको मिलता है। कभी कभी मेरे समझ में नहीं आता कि सॉल्वेंट प्लांट में, सोयाबीन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट में हम केक निकालते हैं, उसमें 49% प्रोटीन्स है और हिंदुस्तान की सब केक हम इंपोर्ट करते हैं। हमारे देश का रिच प्रोटीन्स जो है 49% जिसमें हम एक्सपोर्ट करते हैं, और वो किसके लिए जाता है? सफ़ेद रंग के जो सुअर है वो मोटे बनते हैं, उनका मटन खाने, मांस खाने के लिए हम पूरे यूरोपियन, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया में उसको एक्सपोर्ट करते हैं। और हमारे देश के गरीब ट्राइबल के लड़के बेचारे मेल न्यूट्रिशन के लड़के लड़कियां मर जाते हैं। उनका वजन कोई 2 किलो 2.5 किलो, ऐसे क्या हालत है, बहुत भयंकर स्थिति है। कभी कभी ये जो स्थिति है इसको बदलने के लिए जब ट्राइबल मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस हमने ली तो उसमें हमने आग्रह किया, और मैं अभी ये रामकृष्णन साहब के नोट पूरी लूँगा और हमारे 9 राज्यों में सरकारें, हम सब ट्राइबल मिनिस्टर को कहूँगा कि आपके इसमें आप इसको प्रोविजन करिए और हर तालुका में ट्राइबल्स को ये नॉन एडिबल ऑयल सीड जो है ये कलेक्ट करिए और वेस्ट लैंड पर इसको लगाइए और इसको खरीदी केंद्र शुरू करिए, ताकि इससे ट्राइबल सेक्टर में जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उसको रोजगार मिलेगा। इसलिए वेस्ट लैंड का उपयोग अगर हम लोग इसके लिए जट्रोफा के लिए या बाकी चीज़ों के लिए करते हैं तो मुझे लगता है ये आवश्यक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए थोड़ा सी चर्चा होती है, वो है जट्रोफा का जो प्रोडक्शन होता है, जो समय लगता है, उसके लिए इसमें थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी के आधार पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आवश्यकता है, ताकि इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, ऑयल परसेंटेज बढ़े, ताकि उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी उससे बढ़ेगी। और इसलिए मैं आप सबको सुझाऊंगा कि हमारे सरकार ने, केंद्र सरकार ने ये बायोफ्यूल सेक्टर के लिए अलग मंत्रालय बनाना चाहिए। तिवारी साहब बैठे, वो जब प्लानिंग कमीशन में थे, अटल जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बहुत मेहनत की और उन्होंने इसके बारे में अनेक योजनाएं भी दी, पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। और जब गवर्नमेंट में ऐसा ही हुआ है, जब सबने मिलकर काम करना, इसका अर्थ किसी ने काम नहीं करना। ये सरकार में अर्थ ही यही होता है। और एक डिपार्टमेंट कोई नई बात, दूसरा उसके टांग खींचने का काम करता है। जब तक इंडिपेंडेंट कोई डिपार्टमेंट नहीं होगा, उसका सेक्रेटरी नहीं होगा, उसका नीति निर्धारण नहीं होगी, नहीं तो वो चलते रहेगा। उस समय हाइड्रोकार्बन में ये जो CBM के बारे में थी, तो उसके लिए झगड़ा चल रहा था कि ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का सब्जेक्ट है कि ये कोल मिनिस्ट्री का सब्जेक्ट है। इसी पे 4-5 साल निकल गए। और इसलिए ये बायोफ्यूल है, सब बोलते हैं आप इनकरेज करो, और काम कोई कर नहीं देता। जो आता है उसको आड़ा आके उसको रोक देता है, क्योंकि लॉबी स्ट्रांग नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के पास इसको दिया हुआ है, पर उसके बाद इसको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ जोड़कर उसको वेस्टलैंड और उसके साथ साथ ये जो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ साथ हम लोग इस वेस्टलैंड का उपयोग करके इस देश के करोड़ों युवाओं को, जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जो किसान के बच्चे हैं, उनको रोजगार की निर्मित वहाँ कैसे कर सकते हैं, इसके लिए सोचना चाहिए। और दिस इज अ सेक्टर जो इस देश के करोड़ों युवाओं को रोजगार दे सकता है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है।
पोल्यूशन के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से बायोडीजल अच्छा है। इथेनॉल से कार्बन पोल्यूशन कम होता है, सल्फर पोल्यूशन कम होता है। ये जो डीजल पेट्रोल है, इसके लिए तो पोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा साबित हुआ है, तो इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि देश की इकोनॉमी, देश की आज की स्थिति को देखते हुए ये इथेनॉल और बायोडीजल को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, ट्राइबल सेक्टर के लिए एक नई संजीवनी होगी। जो समाज के जो शोषित पीड़ित व्यक्ति है, जो असहाय है, जो आज आत्महत्या करने के कगार पर खड़े हैं, जिनके बच्चों को रोजगार नहीं है, वो अगर पेट्रोल, डीजल और इथेनॉल जैसे क्षेत्र में उनको नए रोजगार मिल जाएंगे तो मुझे लगता है कि इस देश की इकोनॉमी बदल सकती है। और इसलिए वी नीड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। जहाँ तक शुगर फैक्ट्री की बात है, उसकी भी इकोनॉमी बदल जाएगी, क्योंकि शुगर फैक्ट्री चलाना ये इकोनॉमिकली वायबल कंसेप्ट नहीं है। बहुत से शुगर वाले यहाँ आए हैं, हमारे यहाँ तो शुगर हम तो राजनीति के लिए चलाते हैं। मैं 5 साल से शुगर फैक्ट्री चला रहा हूँ। हर फैक्ट्री के पीछे 5 करोड़ का साल में घाटा होता है। तो हम शुगर फैक्ट्री इसलिए चलाते कि हमारी राजनीति उसके ऊपर चलती, इसलिए चलाते क्योंकि उससे चुनाव जीतते हैं। अभी 2 जिला परिषद हमने एक शुगर फैक्ट्री खरीदी की, वो प्रफुल्ल पटेल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में, और मैं एक बार गया, 1,35,000 किसान थे, एक बार गया, भाषण दिया, एक फैक्ट्री खोली, दोनों चुनाव हमने स्वीप कर दिए। तो हम कहे कि 5 करोड़ गए तो इधर पावर में हम लोग फायदा कमाते और शुगर में कमाते। पर अभी इस साल से मैं शुगर में भी फायदा कमाऊंगा, क्योंकि इस बार शुगर केन का ये ज़्यादा प्लांटेशन हुआ है। और अगर हम 7 महीने भी हमारे प्लांट और अगर शुगर बगास पर चलाएंगे तो हर महीने में 5 करोड़ की बचत है, तो 5 करोड़ में 35-40 करोड़ की बचत हो जाएगी। तो हमारा शुगर में इंटरेस्ट नहीं है, हमारा बायोमास में इंटरेस्ट है। ऐसी स्थिति आ गई कि शुगर का क्या होगा, इससे हमको बायोमास ज़्यादा कहाँ से मिलेगा, क्योंकि उसमें मैं मुंबई को 17 करोड़ रुपए की महीने की बिजली देता हूँ और उसमें महीने में 4-5-6 करोड़ कमाता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि शुगर का जो होगा सो होगा, इथेनॉल का जो होगा सो होगा, पहले पावर ठीक से चले तो इसका घाटा उसमें चलते रहे। तो आज मुझे लगता है कि ये कोजेनरेशन में पावर ये भी बहुत प्रॉफिटेबल है। हम राइस हस से 8 मेगावाट पावर जनरेट करते हैं, अभी कॉटन स्टिक्स का उपयोग उसमें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी वी कैन जनरेट बायोमास, एंड बाय यूजिंग बायोमास वी कैन जनरेट पावर। 55,000 मेगावाट पावर का शॉर्टेज है। 12 प्लान में कोल अवेलेबल नहीं है। जिस न्यूक्लियर पावर की चर्चा बहुत हुई देश में, अभी एक भी प्लान का पता नहीं कि आने वाले 5 साल में तो भी कोई न्यूक्लियर पावर शुरू होगी कि नहीं होगी, भगवान कोई मालिक, मुझे तो कोई दिखता नहीं। यूरेनियम हमारे पास नहीं है। हाइड्रो प्रोजेक्ट की हमारी क्षमता है 50,000 मेगावाट हिमाचल की है, 55,000 उत्तराखंड की है। हमारे इन्वायरमेंट के लोग ऐसे कि अभी तक मुश्किल से वो 3 और 3,500 मेगावाट के ऊपर नहीं जा पाए। अरुणाचल में 65,000 मेगावाट पावर का पोटेंशियल है, वहाँ भी स्थिति ऐसी है कि प्रोजेक्ट अभी लटके हुए हैं। इस देश में मैंने एक बात देखी कि मुंबई और पुणे के बीच में मैं एक्सप्रेस हाईवे का काम कर रहा था और बहुत अच्छा एक्सप्रेस हाईवे बना है, कभी आपने देखा होगा। 140 किलोमीटर रोज की स्पीड से वहाँ गाड़ी जाती है। तो मैं रोज लेटर रिसीव करता था, रिट पिटिशन, कि बोलता था काम बंद करो। जो आता था वो बोलता था काम बंद करो। इस देश में काम करो कहने वाले लोग लगभग नहीं के बराबर हैं। काम शुरू किया कि बंद करो कहने वाले रोज आते हैं, कोर्ट से आते हैं। तो देश की तरक्की कैसे होगी, देश कैसे डेवलप होगा? मुझे लगता है इसका इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहिए। वी नीड इन्वायरमेंट, वी नीड डेवलपमेंट, वी नीड पावर, वी नीड गुड क्लाइमेट। दोनों चीज़ों का समन्वय कर हम जब जाएंगे तो होगा। और ये जो इथेनॉल में और एक है कि जो स्पेंट वॉश निकलता है उससे मैं 2.5 मेगावाट पावर तैयार करता हूँ, मीथेन तैयार होता है। मीथेन को कॉम्प्रेस किया तो उससे सीएनजी तैयार होता है, इससे गाड़ियाँ चल सकती है। मुझे लगता है कि ये जो बायोफ्यूल है, ये सेक्टर ग्रामीण क्षेत्र में रिवोल्यूशन कर सकता है। मैं 1 महीना पहले उत्तराखंड में गया था। वहाँ हिमाचल में ऊपर में गाँव है, सब चीफ सेक्रेटरी और मिनिस्टर बैठे थे। वो कह रहे थे वहाँ बिजली नहीं ले जा सकती, कोई लाइन नहीं डालने देते। तो मैंने उनको पूछा कि ये वहाँ एक प्रॉब्लम है कि जो पेड़ की पत्तियाँ नीचे आती है उसको आग लग जाती है और बड़े प्रॉब्लम आते हैं।
तो मैंने उनको कहा कि ये पत्तियाँ इकट्ठा करो और जहाँ बिजली नहीं जाती वहाँ गैसीफायर लगा दो और बाय गैसिफिकेशन 3 मेगावाट 4 मेगावाट पावर तैयार कर दो, उन गाँव को बिजली मिल जाएगी। तो चीफ सेक्रेटरी बोले बहुत अच्छी आइडिया है, मतलब गैसिफिकेशन करो। और वही के किसान आकर वो पत्तियाँ इकट्ठा करके, जंगल में प्रॉब्लम है उसके आग लगती है और उसको उठाकर गैसीफायर में डाल दो, बाय गैसिफिकेशन पावर मिल जाएगी। तो उत्तराखंड के हिमाचल के ऊपर में लोगों तक बिजली मिल जाएगी, ना बिजली जनरेट करने की जरूरत है न ले जाने की जरूरत है। तो कितने ऐसी बातें हैं कि जो वहीं के वहीं रोजगार निर्माण कर सकती है। तो बेसिक जो हमारा एम्फेसिस है वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, और इसकी प्राथमिकता इस देश में बने ताकि किसानों की इकोनॉमी सर्वाइव हो, किसानों के युवाओं को रोजगार मिले, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करके इसका काम हो। और ये इतना देश हित का विषय होने के बाद 6 साल हुए, इस पर क्यों नहीं होगा। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का एक बार मैं गया था तो उन्होंने मुझे कहा कि नितिन जी आपकी बात सही है, पर अगर ये इथेनॉल शुरू हुआ तो मुझे लोगों ने कहा कि वाटर लेवल नीचे जाएगी। मैं हंसने लगा, मैंने बोला इथेनॉल से वाटर लेवल कैसे नीचे जाएगी? आप देवरा साहब आपने किसने बताया आपको वाटर लेवल नीचे जाएगी? इसका क्या संबंध है? ये कभी कभी जो आता देश में कहता है, और यहाँ कोई लॉबी नहीं है। एक काम करना पड़ेगा अन्ना साहब आपको कि ऑल पार्टी एमपीज को मिलकर ये बायोफ्यूल, इथेनॉल, बायोडीजल और ये किसानों के हित में कैसा है इसकी जानकारी सबको देनी पड़ेगी, इसका प्रेजेंटेशन सबको करना पड़ेगा। ऑल पार्टी एमपीज को करिए, एक पॉलिटिकल सब्जेक्ट नहीं है। दिस इज ए सब्जेक्ट विच इज रिलेटेड विद द रिवाइवल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमी। दिस इज ए सब्जेक्ट विच इज रिलेटेड विद द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। This is a subject which is related with giving more employment potential to the rural agriculture sector. Farmer suicides, गरीबी, भूखमरी, महंगाई, जिससे कारण पूरी ग्रामीण जनता ग्रस्त है और जो शहरों की तरफ मौजूद बनने के लिए यहाँ आ रही है। कितने बड़े प्रमाण पर अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है। एक समय 85 और 15% परसेंटेज था, अब 50-50 पर आ रहा है। गांव के और से लोग शहर की तरफ आ रहे हैं, शहर के प्रश्न बढ़ रहे। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि लगातार हमने एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी को निगलेक्ट किया है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि भूखमरी, बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या, इसका संबंध किसी व्यक्ति की जात, पंथ, धर्म और भाषा से नहीं है। दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड बैड गवर्नेंस। अगर सही नीतियों को अगर अपनाएंगे तो देश के सामने हम अनेक सवालों को सुलझा सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द सेक्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। और इसलिए हमने जो हमारी विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं उसमें भी हम बायोफ्यूल का स्पेशल चैप्टर लिख रहे हैं कि हम इसमें क्या करना चाहते हैं। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आज बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। रामकृष्णन जी ने जो मॉडल दिया है कर्नाटक का, बहुत ही अच्छा है और अन्य राज्य सरकार ने उसको करना चाहिए। इसके लिए मैं मेरे तरफ से कोशिश करूंगा और मैंने तय किया है, वहाँ के मुख्यमंत्री से भी मेरी बात हुई है कि मैं अब 2 दिन कर्नाटक में जाऊंगा तो 1 दिन केवल आपका यह देखने के लिए मैं रखूंगा। मैं निश्चित रूप से आपका ये देखना चाहता हूँ। इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सरकार के लेवल पर इंकरेज करना चाहिए ताकि हम लोग धीरे धीरे इसमें अगर इथेनॉल बेस्ड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग को अगर डेवलप कर पाएंगे तो ये भी बहुत अच्छी बात हो सकेगी। अभी एक ही पॉजिटिव बात हुई है 15 दिन में कि अभी इथेनॉल का पहले 27 रुपये लीटर से कुछ इथेनॉल का ऑर्डर पहली बार मिला है और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार भी इसमें आगे अगर जाएगी तो निश्चित रूप से किसानों के लिए, गन्ना उत्पादक किसानों के लिए, शुगर फैक्ट्री के लिए वरदान होगा। एक अच्छे विषय पर आज हमारी विचार गोष्ठी हो रही है। इससे जो नीतियाँ तय होगी उसको सेंट्रल लेवल पर किसानों के हित में उसका इम्प्लीमेंटेशन करने में हम पूरी कोशिश करेंगे, ये विश्वास आप सबको देता हूँ। फिर से एक बार आप सबका अभिनंदन करता हूँ कि आप यहाँ आए हो। आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।